तो हम लोग जो है आज के क्लास में बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम में जो है यानी कि प्रोटेक्टिव स्कीम के लिए हम लोग के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग बात करते हैं, है ना। तो उसके लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी को ही हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो सिलेक्टिविटी है क्या? सिंपल। हम लोग सिलेक्टिविटी जब हम लोग बात करते हैं, ओके, तो सिलेक्टिविटी that is the ability of the relay which should be able to discriminate between the fault and normal condition। यानी कि कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम है हमारा, उस प्रोटेक्टिव स्कीम के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो आता है वो है हमारा सिलेक्टिविटी, यानी कि सिलेक्टिव होना। सिलेक्टिव होने का सेंस क्या हो गया कि वो रिले का एक एबिलिटी है, एक उसका योग्यता है, एक उसका अपना प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो है वो नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन के बीच की जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है। यानी कि कौन सा फॉल्टी कंडीशन है, कौन सा नॉर्मल कंडीशन है, उसको वो सेलेक्ट करने में उन दोनों के बीच में डिफरेंस को वो डिस्क्रिएट करता है। दैट इज द सिलेक्टिविटी। इसको हम लोग दूसरे ढंग से अगर डिफाइन करना चाहें, देन इट शुड बी आल्सो एबल टू डिस्टिंग्विश द कंडीशन ऑफ लोकेशन ऑफ फॉल्ट वेदर इट लाइज विद इन इट्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन और आउटसाइड द जोन। यानी कि जो भी इक्विपमेंट है, हर इक्विपमेंट का अपना अपना जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन, जो अपना अपना जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, तो जो भी लोग उस रिले को लगाए हुए हैं, जो रिले हमारा जो है लोकेट करेगा, हमारा क्या लोकेट करेगा? लोकेट करेगा फॉल्ट को लोकेट करेगा। तो फॉल्ट को लोकेट करने का काम रिले ही करता है। तो उसके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि फॉल्ट के लोकेशन के कंडीशन के बारे में बताए कि वो जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन में है, यानी कि उसके अपने प्रोटेक्टिव जोन में है या जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन से बाहर। दैट इज सो सिंपल। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया हमारा सिलेक्टिविटी। तो एक सिलेक्टिविटी, इसमें हम लोग दूसरे वर्ड्स में और कहना चाहेंगे अगर, देन इट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम बाय विच इट डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज कंडीशंस फॉर विच इट शुड बी ऑपरेट एंड दोज कंडीशन फॉर विच इट शुड नॉट बी ऑपरेट। यानी कि ये सारा सिलेक्टिविटी है ना, कि ये रिले के पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, रिले के पास एबिलिटी होना चाहिए, ओके, कि किस कंडीशन पे उसको ऑपरेट होना है और किस कंडीशन पे ऑपरेट नहीं होना है। वो सारे कंडीशन के बीच में जो है वो उसको क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है, मतलब उसको अलग अलग डिफाइन करता है। तो ये हो गया सिलेक्टिविटी। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सिलेक्टिविटी, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके, वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी मतलब क्या हो गया? रिलायबल, है ना। हम लोग जैसे किसी को भी काम देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो उसी तरह रिले भी रिलायबल होना चाहिए। रिले रिलायबल होना चाहिए, यानी कि रिले पे हम लोग भरोसा कर सके, ओके, वैसा रिले होना, वैसा हमारा जो है प्रोटेक्टिव स्कीम होना चाहिए। देन ये क्या है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर को बताता है, ओके, कि कितना परसेंट फेल्योर होता है। यानी कि जब कहीं फॉल्ट होता है, जब कहीं भी फॉल्ट हो रहा है, तो जब कहीं भी फॉल्ट हो रहा है तब प्रोटेक्टिव रिले के पास, ओके, वो रिलायबल, मतलब वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओके, या वो हाईली रिलायबल होना चाहिए, सो डैट कि हर एक इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करे, ओके, सो डैट तो वहाँ पे उसका रिलायबिलिटी जो है, यानी कि हम लोग कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम हम लोग लगाते हैं, जैसे हम लोग ताला लगाते हैं गेट, है ना, तो वो ताला रिलायबल है या नहीं है, या ऐसे ही भाई बस एक हाथ देगा वो टूट जाएगा, या एक हथौड़ी भी टूट जाएगा,
या एक बम भी मारेगा तो नहीं टूटेगा। ओके, तो वो हम लोग ताला रिलायबल वही प्रोटेक्टिव सिस्टम। उसी तरह यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो प्रोटेक्टिव रिले से ही स्टार्ट होता है। तो प्रोटेक्टिव रिले के इस पे हम लोग रिलायबल है, तो जनरली जो रिलायबिलिटी होता है कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम का वो 95% से लेस देन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 95% से लेस देन रिलायबल है कोई भी सिस्टम प्रोटेक्टिव स्कीम, तब हम लोग उसको जो है यूज नहीं करते हैं टू प्रोटेक्ट द एनी इक्विपमेंट। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव सिस्टम, है ना, सॉरी रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग उस पर फुल्ली रिलायबल हो सके, सो डेट के हर एक इक्विपमेंट जो है अपने नॉर्मल कंडीशन के साथ वर्क कर सके। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंसिटिविटी, यानी कि वो सेंसिबल होना चाहिए। सेंसिबल होना चाहिए यानी कि इट शुड बी सेंसिटिव, ओके, सफिशिएंट सेंसिटिव, ओके, एनफ सेंसिटिव टू ऑपरेट। कब? जब ऑपरेटिंग करंट जो है वो अपने पिकअप वैल्यू से ज्यादा हो जाए या बढ़ जाए, या ये जो है ऑपरेट नहीं होना चाहिए जब करंट जो अपने पिकअप वैल्यू से कम। ओके, पीआईसी के पिकअप। तो अगर ऑपरेटिंग करंट, हम लोगों ने पहले ही बात किया था, जो भी प्री डिटरमाइंड करंट होता है पहले से प्री डिटरमाइंड किया हुआ, पहले से सेट किया हुआ, अभी हम उसको दिखाएंगे अभी। तो अगर उस वैल्यू से जैसे ही ज्यादा हो गया, ओके, फ्लोइंग करंट या ऑपरेटिंग करंट, तब रिले को ऑपरेट होना चाहिए, अदरवाइज इट शुड नॉट बी ऑपरेट। गॉट इट। दैट इज द सेंसिटिविटी। अगर हम लोग यहाँ पे रिले की सेंसिटिविटी को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो वोल्ट एम्पियर में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि वो वोल्ट एम्पियर, ओके, वो वोल्ट एम्पियर का रिक्वायरमेंट जिसके कारण रिले ऑपरेशन हो सके। ओके, तो अगर हम लोग रिले के सेंसिटिविटी को वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं, देन एनीबॉडी टेल मी कि अगर उस वो रिले ज्यादा सेंसिटिव होगा जो 1 वोल्ट एम्पियर का है या 2 वोल्ट एम्पियर का? टेल मी। 1 वोल्ट एम्पियर जो है रिले वो ज्यादा सेंसिटिव है, चैट में लिख सकते हैं आप, है ना, प्लीज राइट इन द चैट। 1 वोल्ट एम्पियर रिले जो है दैट इज मोर सेंसिटिव देन 2 वोल्ट एम्पियर, और इसका उल्टा होगा। टेल मी। ओके, तो नो एनीवन? 1 वोल्ट एम्पियर ऑफ कोर्स, है ना, 1 वोल्ट एम्पियर इज मोर सेंसिटिव। जितना कम में वो जो है सेंसिबल हो जाए, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी को ऐसे एक चम्मच ऐसे छू दी और उसका गाल जो यहाँ पे पूरा ब्लड निकलना शुरू हो जाए, और किसी को धड़ल्ले से मार दिए, एक हथौड़ा मांगे तब भी वहां पे कुछ नहीं हो रहा, देन दैट इज नॉट वेरी सेंसिबल विद रिस्पेक्ट टू हिट इम्पैक्ट ऑन देयर चिक। ओके, दैट इज नॉट सेंसिबल। और अगर वहाँ पे एक गुलाब का फूल, एक फूल सिंपल मतलब यहाँ पे एक गाल पे दी है और वहाँ पे जो है गाल फट जाए, ओके, तो वो क्या हुआ, मोर सेंसिबल है विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। कि हवा का जोरदार था, हवा एक हवा भी चल रहा है तब भी जो उसमें फटा फटा है उसका स्किन हो गया। तो जितना लो वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा जो है वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी को हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका जो है थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्टिव स्कीम का। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेबिलिटी। यानी कि कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है, ओके, दे हैव द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दे मेजर द क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्चुअली। यानी कि प्रोटेक्टिव सिस्टम के क्वालिटी को मेजर कर रहा है जो उस सिस्टम को, उस स्कीम को स्टेबल रहने के लिए अलाउ करे। जैसे अगर जो है लार्ज वैल्यू ऑफ करंट उसके प्रोटेक्टिव जोन में फ्लो कर रहा है, उसके प्रोटेक्टिव जोन में जो है बहुत ज्यादा करंट का वैल्यू जो है वो फ्लो कर रहा है, किसके कारण, जहां एक्सटर्नल जोन में, मान लेते हैं कि ये जोन है, ओके, ये यहाँ इसका जोन है, ओके, और एक्सटर्नल जोन में जो है फॉल्ट आया और उसके चलते इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो उसके चलते करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के चलते जो है ये जोन
यानी कि ये आपका प्रोटेक्टिव रिले इसमें जो है वो स्टेबल है या नहीं है, देन दैट शुड बी स्टेबल, दे रिमेन स्टेबल इफ ए लार्ज करंट फ्लोज इन इट्स प्रोटेक्टिव जोन। कब? जब फॉल्ट जो है उसके एक्सटर्नल जोन यानी कि बाहर के जोन में जो है फॉल्ट आ रहा है तब, जिसको हम लोग देखेंगे आगे डिफरेंशियल रिले में, हम लोग इसको डिटेल करेंगे। यानी कि फॉल्ट अगर उसके प्रोटेक्टिव जोन में लाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी उससे कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर है, ओके, वो फॉल्ट को क्लियर करेगा। ओके, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर उसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन के बाहर कहीं भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट के चलते अगर उस जोन में करंट फ्लो करने लगा, हैवी करंट, ओके, तो उस हैवी करंट के फ्लो करने के कारण भी, ओके, वहां जो है सिस्टम होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो खुद ही जल के राख हो जाए, खत्म। बाहर फॉल्ट आया तब भी उसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन में नहीं है, दूसरे जोन में, तब भी जो है जैसे दूसरे घर का दरवाजा टूटा, ओके, और इस घर का जो है सत्यानाश हो गया, ऐसा नहीं है ना। दूसरे घर में सिलेंडर फटा, यहाँ पे इस घर का भी जो है टूट गया, तो दूसरे जोन ऑफ प्रोटेक्शन में जो है धमाका हुआ, ओके। लेकिन अगर ये घर जो है भूकंप रोधी होता, ये घर जो है आपका ब्लास्ट जो हो रहा है अगल बगल में उसके उससे टकरा के दीवार में आपका कुछ भी नहीं होता, तो यानी कि वो स्टेबल है। ओके, ठीक उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर, ओके, रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव स्कीम। ओके, देन दिस इज द फोर्थ basic requirement of protective relay, protective assembly. Please just write in the chat. Now next point is the fast operation or speed. Okay, no, thank you. Now fast operation or speed. अब कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसके पास ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो कोई भी फॉल्टी सिस्टम को, ओके, या फॉल्टी सिस्टम के एलिमेंट को कम से कम, जहां तक संभव हो सब कम से कम टाइम में जो है उस फॉल्टी सिस्टम एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे। ओके, दैट इज द फास्ट ऑपरेशन और स्पीड। ऐसा नहीं कि पता चला कि उसके पास प्रॉपर्टी तो है डिस्कनेक्ट करने का, लेकिन डिस्कनेक्ट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो तब तक क्या होगा, वो फॉल्ट जो है स्प्रेड कर जाएगा। वो फॉल्ट स्प्रेड कर जाएगा तो उसकी जो है कनेक्टिंग सिस्टम जो है वहां तक स्प्रेड कर जाएगा और पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर सकता है। तो कम से कम जो लिस्ट पॉसिबल टाइम है, वो लिस्ट पॉसिबल टाइम में, वेरी गुड, लिस्ट पॉसिबल टाइम में जो है फॉल्टी सिस्टम, जो एलिमेंट फॉल्टी पाया गया उस एलिमेंट को इजीली डिस्कनेक्ट करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फास्टर द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले स्कीम, लेसर विल बी द डैमेज टू द इक्विपमेंट एंड नेटवर्क। जितना ज्यादा फास्ट जो है वो ऑपरेशन होगा, उसका स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ही कम जो है इक्विपमेंट और नेटवर्क को डैमेज होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? नहीं, हम लोग बोल सकते हैं। तो जनरली जो एक प्रोटेक्टिव रिले का ऑपरेटिंग टाइम देखा गया है वो 1 साइकिल बताया गया ऑन ए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 0.14 मोड, हाँ बोल सकते हैं। ओके, तो 1 साइकिल बताया गया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन कभी कभी जो है हाफ साइकिल रिलेज भी हम लोग यूज करते हैं, तो ये याद रखेंगे, कहीं कहीं ऑपरेटिंग टाइम ये है हमारा। देन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव स्कीम। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे some basic definition. Okay, some basic definition regarding the protective relay जो आपको आगे काम देगा, है ना, कि प्रोटेक्टिव रिले में कौन कौन सा डिफिनेशन, आप कौन कौन सा टर्म आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो टर्म को डिफाइन करना, वो टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो हमारा टर्म है
वो है प्रोटेक्टिव स्कीम। ओके, जो प्रोटेक्टिव स्कीम का हम लोग बात कर रहे हैं, देन एक्चुअली what is the protective scheme, what is the object definition of the protective scheme। तो हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा स्कीम जिसके पास सेवरल प्रोटेक्टिव सिस्टम, ओके, और वो डिजाइन किया गया है कोई भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में है। यानी कि पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सेवरल प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, होल सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव स्कीम। Am I clear? Okay, then this is the protective scheme। नेक्स्ट वन जो है वो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किसी को गियर भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और गियर। ओके, नाउ हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसको कहते हैं, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करता है, उसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आता है, करंट ट्रांसफार्मर आता है, प्रोटेक्टिव रिले आता है, और उसके साथ जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टिव सिस्टम, दैट इज द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और गियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो है हमारा थर्ड, वो है ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क। ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा टॉर्क जो रिले कॉइल के द्वारा जनरेट किया गया। याद होगा आपको रिले कॉइल है ना, प्रोटेक्टिव स्कीम में जो है, टिपिकल प्रोटेक्टिव सर्किट में जो है रिले कॉइल जो आपका करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से कनेक्टेड था, जस्ट रिमाइंडिंग है ना। तो उस रिले कॉइल के द्वारा जो भी टॉर्क या जो भी फोर्स जनरेट किया जा रहा है, जिसके चलते जो रिले का स्टेशनरी कांटेक्ट था, आई थिंक आपको, आप लोगों को रिमेम्बर होगा है ना, ये आपका जो है याद आ गया। तो ये कांटेक्ट को क्लोज करने के लिए, ओके, रिले के कांटेक्ट को क्लोज करने के लिए इस रिले कॉइल के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जा रहा है या जो भी टॉर्क लगाया जाएगा, दैट फोर्स और दैट टॉर्क इज कॉल्ड ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क। ओके, एग्री विद मी? ओके, तो ये ऑपरेटिंग फोर्स हो गया या ऑपरेटिंग टॉर्क हो गया। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग फोर्स ऑपरेटिंग टॉर्क हुआ। नेक्स्ट वन, रीस्ट्रेनिंग। रीस्ट्रेनिंग फोर्स और टॉर्क। रीस्ट्रेनिंग जो आपको दिखेगा जब रिले पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो एक ऐसा फोर्स और टॉर्क जो ऑपरेटिंग फोर्स को अपोज करे, है ना, जो ऑपरेटिंग फोर्स को अपोज करे, जो ऑपरेटिंग टॉर्क को अपोज करे, रीस्ट्रेन यानी कि पुनः, ओके, पुनः अपने पोजीशन पे लाने का कोशिश करना। ओके, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रेनिंग फोर्स और टॉर्क। दैट इज द फोर्स और टॉर्क which opposes the operating force or operating torque। Okay, now next one is pickup। Okay, पिकअप है क्या? पिकअप वो मिनिमम वैल्यू या वो प्रीसेट वैल्यू, जो भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी यानी कि जिसके तहत जो है रिले वर्क कर रहा है। मैंने आपको एक्चुएटिंग क्वांटिटी पहले ही बताया हूँ मैंने। ओके, तो एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो रिले के साथ वर्क कर रहा है, तो वो मिनिमम ऑफ प्रीसेट वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी, ओके, जिसके ऊपर रिले ऑपरेट होने के लिए शुरू होता है। यानी कि एक मिनिमम वैल्यू जिसके बाद रिले जो है ऑपरेट होना शुरू हो,
उसी को हम लोग पिकअप वैल्यू करते हैं, या प्री डिटरमाइंड वैल्यू करते हैं, या प्रीसेट वैल्यू करते हैं, या मिनिमम वैल्यू करते हैं, या पिकअप वैल्यू करते हैं। गॉट इट? यानी कि वो मिनिमम वैल्यू चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, फ्रीक्वेंसी हो, ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर अगर रिले ऑपरेट होना शुरू हुआ, देन दैट इज कॉल्ड पिकअप वैल्यू, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, ओके। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम यानी कि इसी नाम ही बता रहा है कि वैसा टाइम जो फॉल्ट को क्लियर करने में लगे, ओके। वैसा टाइम जो फॉल्ट को क्लियर करने में लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट हो रहा है और जिस इंस्टेंट पे फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश हो गया है, तो उन दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। हमें ओके, ओके। फॉल्ट को क्लियर करने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रिले टाइम, यानी कि रिले के द्वारा जो टाइम लग रहा है, यानी कि जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट हुआ और जिस इंस्टेंट पे रिले का कांटेक्ट क्लोज हुआ, ओके, तो उन दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे? रिले टाइम, ओके। उन दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग रिले टाइम कहेंगे, यानी कि फॉल्ट हुआ और रिले का कांटेक्ट क्लोज हुआ, दोनों के बीच के टाइम के इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे? रिले टाइम। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकर टाइम। ब्रेकर टाइम यानी कि सर्किट ब्रेकर का टाइम था। सर्किट ब्रेकर का टाइम आपको याद होगा, ये कांटेक्ट क्लोज हुआ, ओके, और उसके बाद जो भी आपका फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश कर गया, ओके, ये सर्किट, ये स्टेशनरी कांटेक्ट जो है ये क्लोज हुआ और फाइनली जो है आर्क एक्सटिंग्विश हो गया, यानी कि इसके बाद जो है यहाँ पे जो भी सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, ओके, वो ओपन हो गया, ओके, यानी कि फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश हो गया, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेकर टाइम कहेंगे। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। नहीं ना, ये ब्रेकर टाइम जैसे ये हमारा जो है स्टेशनरी कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ और जहां फॉल्ट हुआ था, ये देखो यहाँ पे लोग बना ही देते हैं, है ना। जैसे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद और ये कॉन्टेक्ट क्लोज होने के बाद ये दोनों के बीच जो टाइम लग रहा है, दैट इज द रिलेटेड। इसको क्लोज होने के बाद और ये सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन नहीं होना, फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश कर जाना, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर आर्क बन रहा हो तो वो भी नहीं, यानी कि फाइनली सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाना, ओके, दैट इज कॉल्ड, आपका क्या कहेंगे उसको? ब्रेकर टाइम। क्लियर? दैट इज द ब्रेकर टाइम। यस सर। सर रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सी कॉल में डेवलप होगा? रिस्ट्रेनिंग फोर्स, यस सर। रिस्ट्रेनिंग फोर्स तो हम लोग देखेंगे, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सर्किट, सॉरी टाइप ऑफ रिले में, कि हम लोग कौन सा रिले हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। डिफरेंशियल रिले पढ़ रहे हो, OCR पढ़ेंगे, जहाँ पे उसका जरूरत होगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डोंट वरी। ओके, ओके सर। ओके।